नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग रोज आंकलन कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के, राज्यवार स्थिति के सभी पत्रकार कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि एनडीए गठबंधन 300 सीटों से ऊपर जीत रहा है। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं जैसे पहले उन्होंने नारा दिया था इस बार 400 पार। और जो लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसकी भी एक मीटिंग इंडिया गठबंधन 1 जून को कर रहा है। अब यह बड़ा रहस्य है कि देश में किस प्रकार की सरकार होगी, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों ने और सत्ता पक्ष ने अपनी अपनी तरह से प्रचार किया है और जनता के पास पहुंचने का प्रयास किया है। आज मैं दिल्ली के पास बैठा हुआ उस काशी की जनता से ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में चुनाव की पूरी बाजी आपके पास है। बाकी हिंदुस्तान में तमिलनाडु ने अलग तरह से वोट दिया है, कर्नाटका ने अलग तरह से वोट दिया है, बंगाल ने अलग तरह से दिया है, उत्तर प्रदेश में भी जद्दोजहद चल रही है, जनता को आकर्षित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन असली मुद्दा यह है जो काशी की प्रबुद्ध जनता है उसके मन में क्या है, क्योंकि आज के तारीख में जो ब्रह्मास्त्र है वो काशी की जनता के पास है। तो सारे लोगों से निवेदन करना, याचना करना, अपने अपने पक्ष में कहना, उससे बेहतर यह है कि काशी की जनता को संबोधित किया जाए, उससे यह पूछा जाए, उससे यह कहा जाए कि आज जब देश एक दोराहे पे खड़ा हुआ है, उस समय अगर आप विवेकशील निर्णय लेंगे तो देश की राजनीतिक दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, यह बात सही है, जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान स्थापित हुआ, पहले 35-40 साल कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा, क्योंकि कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भागीदारी की थी, लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े थे। तो ऐसा कोई भी दल समूह नहीं था जो कि कांग्रेस का विरोध कर पाता नैतिक रूप में, और कांग्रेस को हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, अलग अलग दल बनाए, और उन दलों ने अपने अपने संरचना के आधार पर कांग्रेस को चैलेंज करना शुरू किया। विरोधी दल की सरकार बनी, एक विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, एक वामपंथी विचारधारा थी, एक भारतीय जनसंघ की धारा थी, और कांग्रेस की धारा तो थी ही। शुरू में जो वामपंथ था और जो समाजवाद था और जो जनसंघी विचारधारा थी, इनके अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इनके अंदर कोई समझौता हो सकेगा। लेकिन जब इंदिरा जी ने 1975 में इमरजेंसी घोषित की, उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि देश को एक ऐसा मॉडल दिया गया था इमरजेंसी के अंदर कि चाहे वो समाजवादी लोग हों, चाहे वो वामपंथी लोग हों, चाहे वो संघीय विचारधारा के लोग हों, सबको ये महसूस हुआ कि एक तंत्र का विरोध करने के लिए संविधान सम्मत होने के बावजूद जो संविधान की मूल भावना है लोकतंत्र की, उसका विरोध करने के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का विरोध करना आवश्यक है। जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में मोरारजी भाई भी आए, पुराने कांग्रेसी थे, हेमवती नंदन बहुगुणा भी आए, बाबू जगजीवन राम भी आए, यहां तक कि विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन थी और इंदिरा जी की सगी बुआ थी, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा और जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इस जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के लोग भी आए, इसमें समाजवादी लोग भी आए, राजनारायण जैसे लोग भी आए, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग भी आए, वीपी सिंह जैसे लोग भी आए, और एक कांग्रेस विरोध के नाम पे 1977 में एक सरकार बनी। लेकिन 1980 में
जब इन लोगों ने भी वही अधिनायकवाद का परिचय दिया और इंदिरा जी को अरेस्ट किया और इंदिरा जी ने भी बेलछी जाकर वहां दलित परिवारों से हाथी के ऊपर चढ़ के गई, क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ था, तो एक परिवर्तन हुआ और 1980 में कांग्रेस और इंदिरा जी को पुनः स्थापित कर दिया देश की जनता ने। क्योंकि वो लड़ाई जो थी 1977 की जो लड़ाई थी, वो लोकतंत्र और एकतंत्र के बीच की लड़ाई थी। तो तब हम लोगों को आभास हुआ, मैं उस समय जवान था, हम लोगों को आभास हुआ कि देश की जनता लोकतंत्र को पसंद करती है, खुली अभिव्यक्ति को पसंद करती है, वो तानाशाही को और ऊपर से थोपे गए शासन को पसंद नहीं करती है। इसलिए इंदिरा जी की इतनी भरपूर पराजय पूरे उत्तर भारत में हुई। हालांकि जो दक्षिण भारत था उन्होंने इंदिरा जी को सपोर्ट किया और कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली जो कि पूरे दक्षिण भारत से थी। तो दक्षिण भारत ने और उत्तर भारत ने अलग अलग प्रकार से वोट दिया। अटल जी का शासन आया। अटल जी ने, हालांकि वो भारतीय जनसंघ के बैकग्राउंड के थे, लेकिन उन्होंने एक सदाशयतापूर्ण सरकार दी, कोशिश की। हालांकि 2002 में गुजरात के अंदर जो हुआ और जिस प्रकार से ट्रेन में आग लगी, उसके बाद जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, शवों को घुमाया गया और भावनाओं को उत्तेजित किया गया, उसके आधार पे गुजरात मॉडल का भी एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सभी अच्छे पक्ष होने के बावजूद 2004 में उनकी पराजय हुई। और अटल जी ने एक इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया कि हार के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान गुजरात के उस नरसंहार का था जो 2002 में हुआ। क्योंकि भारत की जनता धार्मिक जरूर है, लेकिन वो दूसरे धर्म से घृणा द्वेष नहीं करती। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई 2007-8 में, आप जानते ही हैं, सब प्राइम क्राइसिस आया, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जो पिछले 80-90 साल में नहीं आया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी खूबसूरती से उस आर्थिक परिस्थिति को संभाला और भारतवर्ष की जीडीपी उस समय सर्वोच्च स्तर पे रही और 8% के करीब की ग्रोथ रेट हिंदुस्तान ने स्थापित की। 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई। अच्छा, ये भी एक बहुत विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं भी उसमें एक शामिल हूं, जिन्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि सरकार वामपंथियों की हो, समाजवादियों की हो, जनसंघियों की हो या कांग्रेस की हो। उन्हें इस बात से अंतर पड़ता है कि देश की जो लोकतांत्रिक भावना है, देश के जो संविधान है, उसका हनन किसी प्रकार से ना हो। तो आज 2014-19 के चुनाव के बाद जहां माननीय मोदी जी जीते, क्योंकि माननीय मोदी जी से देश की जनता ने एक अपेक्षा की थी और जो माननीय मोदी जी ने कहा था, गुजरात मॉडल का एक दृश्य दिखाया था और जापान और जर्मनी की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से घुमाई गई थी और लोगों को ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया था कि गुजरात तो एक ऐसा स्टेट है जो कि जर्मनी और जापान जैसा है। लोगों ने वोट दिया और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस प्रकार से किसानों को ट्रीट किया गया, देश के किसानों को ट्रीट किया गया, जब वो दिल्ली आए उनको दिल्ली की सीमाओं पर रोका गया, जब दोबारा वो पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली आने लगे, उनको कीलें गाड़ी गई, उनको सताया गया, तो ये जनता को लगने लगा 2017-18 के बाद जिस प्रकार से कोविड को हैंडल किया गया, जिस प्रकार से अचानक तानाशाही तरीके से तालाबंदी कर दी गई, मजदूर तड़पे, क्योंकि वो पहले पता चल जाता तो गांव चले जाते, सेटल हो जाते, लेकिन अचानक तालाबंदी से वो बेचारे फंस के रह गए और उसके बाद जो व्यवस्था हुई वो आपने अपनी आंखों से देखी। कोविड के समय किस प्रकार की दुर्व्यवस्था हुई आपने देखी। हम लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन जबरदस्ती लगाई गई, बाध्यता की गई। अगर किसी होटल में आप चेक इन करना चाहते थे, अगर आप जहाज में जाना चाहते थे, हर जगह आपका पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखा जाता था। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था तो आपको यात्रा नहीं करने दी जाती थी। और यह प्रचार हुआ कि देश की सरकार ने देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगाई, जबकि भारतवर्ष में इसके पहले
जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं वो सब मुफ्त ही हुए हैं, चाहे वो हैजे के हुए हों, चाहे चेचक के हुए हों। बचपन में हमें भी चेचक का टीका लगा था, कहीं पैसा नहीं लिया गया। चाहे पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए गए, वो हमेशा निःशुल्क हुए। लेकिन इस बार जब ये कोविड के टीके लगे तो बताया गया है कि मुफ्त टीके लगे हैं, और उसमें सरकार ने करीब 35,000 करोड़ का खर्चा खुद कर दिया हम लोगों को मुफ्त टीका लगाने के नाम पर। और जो ये वैक्सीन निर्माता कंपनी थी, 35,000 करोड़ की भेंट उनको दे दी। देश की जनता ने सोचा कि चलिए, सरकार ने 35,000 करोड़ का खर्चा किया है, सरकार द्वारा बार बार ये बताया गया कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है, अव्यवस्था इसलिए फैल रही है, कि देखिए हमने आप पे कितना बड़ा एहसान किया है कि 35,000 करोड़ के टीके हमने आपको मुफ्त लगवा दिए। जबकि उस समय जीएसटी के माध्यम से पेट्रोल डीजल के दाम यहां तक पहुंच गए थे, क्रूड के, इंटरनेशनल क्रूड के दाम, कि जब कांग्रेस के जमाने में $120 पर बैरल के इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस थे, उस समय देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 70-80 रुपए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में क्रूड के प्राइसेस $20 पर बैरल भी पहुंच गए, उस समय भी क्रूड के दाम घटने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए गए और देश की जनता को लूटा गया, चूसा गया, और उस पर यह एहसान बताया गया कि 35,000 करोड़ के मुफ्त हमने आपको टीके लगाए। खैर, जब रहस्योद्घाटन हुआ, जब पता चला चुनावी बॉन्ड का रहस्योद्घाटन हुआ, और यह पता चला कि चुनावी बॉन्ड में तो बड़े बड़े पूंजीपतियों से चुनावी बॉन्ड में पैसा लिया गया, उनको ठेके दिए गए, उनकी जांच खत्म करा दी गई, उनके कहने पे राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर बंद करा दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जब बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चंदा दिया था, उसी ने वैक्सीन बनाई थी, और उसी की वैक्सीन हम लोगों को लगाई गई या ठोकी गई, और 35,000 करोड़ उसको भेंट दे दिए गए। जब ये रहस्योद्घाटन हुआ कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, कि ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम लोगों की लगाई गई, जिसको बताया गया कि हमको मुफ्त लगाई गई है, इसमें तो दोष है। यूरोप के अंदर इन वैक्सीन्स को बैन कर दिया गया, हिंदुस्तान में बैन नहीं किया, यूरोप ने बैन कर दिया। शायद यूरोप के सरकारों ने चुनावी बॉन्ड से पैसा नहीं लिया होगा, भारत सरकार ने लिया था। भारत सरकार ने नहीं, भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी ने लिया था। और न केवल हिंदुस्तान के लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई, बल्कि विदेश भी एक्सपोर्ट की गई। कुछ लोगों को यह बताया गया कि ये जो वैक्सीन लेते हैं इससे हार्ट अटैक्स पड़ते हैं, इससे रक्त के थक्के जमते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जब ये वैक्सीन लगाई उनकी किडनी फेल हो गई, रक्त के थक्के जमे, उनको स्ट्रोक्स हुए, उनको हार्ट अटैक्स हुए, और कईयों की मृत्यु हुई। लेकिन ये बात अभी तब तक लोगों को पता नहीं थी कि ये जो वैक्सीन लगाई गई हैं, मुफ्त कहने पे ये वैक्सीन लगाई गई हैं, ये वास्तव में दोषपूर्ण वैक्सीन थी, जिनको यूरोप में बैन कर दिया गया था और हिंदुस्तान में ठोकी गई थी। अब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लोग रिट कर रहे हैं कि इस वैक्सीन की वजह से उनकी स्वास्थ्य को नुकसान हुआ, और ये दवा, अच्छा, दवा कंपनी बनाने वाला आदमी तो विदेश जाके बस गया, उसने तो इतना सारा पैसा कमा लिया कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार से किसानों को ट्रीट किया गया, जिस प्रकार से हम लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई और हमारे स्वास्थ्य का नुकसान किया गया, जिस प्रकार से नोटबंदी की गई, और नोटबंदी में आप ध्यान दीजिएगा, गरीब आदमी तो लाइन में लगा, अमीर आदमी के नोट सारे बदल गए। अमीर आदमी को लाइन लगने आपने नहीं देखा होगा, केवल गरीब और मध्यम वर्ग को लाइन में लगे हुए देखा होगा। सारे के सारे नोट जो सर्कुलेशन में थे, सारे के सारे बदल लिए गए, किसी पे कोई इनकम टैक्स की रेट नहीं हुई। सारे पूंजीपतियों ने अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। और जो कहा गया था कि नोटबंदी इसलिए की गई है, वास्तविकता में पता चला नोटबंदी तो इसलिए की गई है कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को इन
2-3 पूंजीपतियों को बेच दिया गया, औने पौने दाम पे बेच दिया गया। बार बार पता चला कि कोयले का जो इंपोर्ट हो रहा है वो जबरदस्ती जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनको फोर्स किया जाता है कि इंपोर्टेड कोल खरीदो, और वो इंपोर्टेड कोल जो इंफीरियर क्वालिटी का है उसको सुपीरियर क्वालिटी का बता के कुछ पूंजीपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए बनाए। पूंजीपतियों को इस प्रकार पहुंचाए गए लाभ चुनावी बॉन्ड और राजनीतिक दलों को मिल रहे चंदे के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। अभी तो चुनावी बॉन्ड हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कहा, संवैधानिक कहा। अभी अब पीएम केयर फंड की जब जांच होगी तो पता चलेगा किन किन पूंजीपतियों के कौन कौन देश विरोधियों के पैसे इसमें लगाए गए जिनकी ऑडिट हो रही। जब हम लोगों ने पैसा लगाया था हमको बताया गया था कि ये पीएम केयर फंड है, तो पीएम साहब की तो हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, कोई भी पीएम हो, आज तक से इज्जत ही करते आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये प्राइवेट फंड है और इसका ऑडिट नहीं होगा। अब ये भी नहीं पता चल सकता कि किसको पैसा किसने दिया और उसको क्या लाभ पहुंचाए गए, जो कि चुनावी बॉन्ड में पता चला। अब देश की जनता ने तो निर्णय ले लिया सो ले लिया। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, वो क्या निर्णय लेगी वो जाने। अब तो काशी की जनता का प्रश्न है, बनारस की जनता का प्रश्न है, जहां पे एक ऐसी लड़ाई है कि अगर काशी की जनता ने सही निर्णय ले लिया तो देश को एक लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली सरकार मिल सकती है। बाकी देश की जनता कुछ भी निर्णय ले, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसकी 400 सीटें आ जाए, मान लें मिल भी जाए, इंडिया गठबंधन को 350 सीटें मिल जाएं, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर ली है, मिल जाए। असली मुद्दा यह है कि हमें किसी भी एक ऐसे राजनेता से परेशानी नहीं है जो देश के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता न करे, जो भाई को भाई से न लड़ाए, जो लोगों को कपड़े से उनको न पहचाने, जो कि मुजरे की बात ना करे। मैं एक टीचर हूं, एक पिता हूं, एक पितामह हूं। मैं अपने घर में इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इससे संस्कारहीनता का परिचय मिलता है। अगर एक देश का बहुत बड़ा नेता जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, करना चाहिए, अगर वो पब्लिक मीटिंग में मुजरे का शब्द का उपयोग करेगा तो मेरे देश की अगली जनरेशन को किस प्रकार के संस्कार मिलेंगे, मैं इससे चिंतित हूं। जब किसी महिला को वो कांग्रेस की विधवा कहे, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, कभी किसी को विदेशी बछड़ा कहे, कभी किसी को भटकती हुई आत्मा कहे, किसी को नालायक बेटा कहे, तो ये जो संस्कार देश के अंदर पैदा होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, मैं इससे चिंतित। तो काशी की जनता के पास एक ऐसा निर्णय है, काशी की जनता के पास, कि वो देश में जो एक तानाशाही के आगमन की संभावना है उसको रोक सकती है अगर विवेकपूर्ण निर्णय ले। अगर काशी की जनता यह समझती है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है, इतनी हास्यास्पद बात कहता है, ये हमारी सरकार आई तो हमने देश को विश्व के पटल पे सामने ले आए हम, वरना कांग्रेस के जमाने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब वो 70 साल की बात करते हैं तो अटल जी का शासन भी जोड़ लेते हैं, जिनकी वजह से आज राजनीतिक उन्हें ख्याति मिली है, उन अटल जी की सरकार को भी निकम्मी बता देते हैं और कहते हैं ऐसे लोग। अब ऐसे लोगों के इतिहास की नॉलेज, ऐसे लोगों की जानकारी, ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर पे मुझे आश्चर्य होता है जो कहते हैं कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। जब गांधी फिल्म बनी, एटनबरो द्वारा जो फिल्म बनी, उसके बाद लोगों ने गांधी को जाना। जब महात्मा गांधी लंदन गए थे तो वहां लाखों की भीड़ थी। पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष को गांधी के देश के नाम से जाना जाता है और सम्मान पूर्णक जाना जाता है। लोग हमारी इज्जत इसलिए करते हैं कि भारतवर्ष ने विश्व को महानतम संत दिया है। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के अपने को शिष्य कहते हैं,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने को महात्मा गांधी का शिष्य कहते हैं। बराक ओबामा अपने को महात्मा गांधी का शिष्य कहते हैं। तो वो महात्मा गांधी जिसने साउथ अफ्रीका में भी संघर्ष किया, जिसने हिंदुस्तान के अंदर भी अंग्रेजी शासन से संघर्ष किया, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने अंग्रेजी शासन का सहयोग किया, उन्होंने लंदन जाके भी सहयोग किया। जब वो गए वहां मिलने के लिए, उनकी मीटिंग थी और पूछा गया महात्मा गांधी से कि आप ये निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, एक धोती में क्यों रहते हैं, तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया था, इसलिए कि तुमने मेरे देश को लूट लिया है और जब तक मेरे देश के अंदर मेरे देश के हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, जूते उनके पास नहीं होंगे, खाने पीने का नहीं होगा, तब तक मैं ऐसे ही संत रूप में एक धोती में रहूंगा। लेकिन महात्मा गांधी को भी बदनाम करने का प्रयास एक वर्ग ने किया, एक समूह ने किया, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी से डर लगता था। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से डर लगता था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने धनाढ्य परिवार के थे कि लाखों करोड़ों की उनकी संपत्ति थी और उनके पिता ने, उनकी बेटी ने और उन्होंने सारी संपत्ति देश को दान कर दी। लेकिन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऐसे लोगों को डर लगता था। काशी की जनता के हाथ में देश का भविष्य है। अगर वो अपना वोट सोच समझ कर देंगे तो देश को फिर लोकतंत्र के रास्ते पे लाया जा सकेगा। देश में जो आज एक खतरा पैदा हो गया 400 पार तो संविधान बदल देंगे, उस खतरे को दूर किया जा सकेगा। बाकी देश में कुछ भी हो, बाकी देश में लोग किसी को भी वोट दें, किसी को भी जिताएं, उसकी गणना पहले भी हो चुकी है, मैं भी कर चुका हूं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। लेकिन अगर काशी की जनता एक सही निर्णय लेगी तो हम देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमें उस विचारधारा से डर लगता है और उस विचारधारा से ज्यादा उन लोगों से डर लगता है जो कि देश के अंदर बिना सोचे समझे कानून बना देते हैं और उन कानून से पीड़ित लोगों को प्रताड़ना देने के बाद, क्योंकि उसके बाद कल्पना कीजिएगा किस प्रकार का शासन होगा अगर ये आ गए, तो काशी की जनता ये निर्णय ले सकती है। काशी की जनता अगर विवेकपूर्ण निर्णय 1 जून को लेती है तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी हो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हमें शायद चाहे महाराष्ट्र का नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे तमिलनाडु का हो या कर्नाटका का हो, कोई भी नेता देश का प्रधानमंत्री मिल जाए जिससे देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा न मिले जो केवल पूंजीवाद का समर्थन करे, अमीरों को अमीर बनाए, गरीबों को गरीब बनाए, देश के नौजवानों को अग्निवीर के माध्यम से उनके आगे बढ़ने के रास्ते को रोक दे, किसानों के रास्ते को कील और ठोक के उनको बोल्डर्स लगा के रोक दे। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। तो काशी की जनता पे मैं निर्णय छोड़ता हूं। 1 जून को जब वोट देने वो जाते हैं तो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं मैं नहीं बताऊंगा क्या निर्णय लें। विवेकपूर्ण लोग हैं काशी के, मैं जानता हूं, प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि काशी से ही मैंने इंजीनियरिंग की है और 4 साल मैंने काशी को जिया है। लेकिन काशी की जनता अगर अच्छा निर्णय लेगी तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और नहीं तो काशी का जो एक इतिहास है, पुराने समय से वहां पे बुद्धिजीवी लोग निवास करते हैं और महादेव की नगरी में अगर एक ही महादेव स्थापित हो सकते हैं, यहाँ तो वहां पे एक दूसरे नए स्व अवतरित विष्णु के अवतार को स्थापित कर दिया है। तो महादेव, भगवान महादेव से भी, प्रभु से भी मेरी प्रार्थना है, प्रभु अपने जो आपकी हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा है उसे बचाएं और काशी वासियों को ये प्रेरणा दें कि वो सही निर्णय लें जिससे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो सके, संविधान बच सके, गरीबों का फायदा हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल मिले, बच्चों को स्टाइपेंड मिले, अग्निवीर योजना जाए, अमीर कम अमीर हो और गरीब जो है वो मध्यम वर्ग में आए। इसी कामना के साथ काशी वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, 1 जून को जब वोट देने जाइएगा, अगर आपने सही निर्णय लिया तो बाकी प्रदेशों और बाकी वोटर्स की गलती को सुधारा जा सकता है। तो देश का भविष्य का निर्णय अब काशी की जनता के हाथ में है। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।